सभी को नमस्कार अभ्यर्थियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक होंगे। बताइएगा आप लोग कैसे हैं और बताते रहा करिए मैसेज में। हम लोग बात कर रहे हैं संस्कृत ऑप्शनल यूपीएससी के सिलेबस को समझ रहे हैं, पीवाईक्यू के ट्रेंड को समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि बुक लिस्ट क्या है, आपको के कहाँ से सेल्फ स्टडी के लिए बुक्स चाहिए। मेरा कंटेंट भी देखते जाते हैं कि मेरे भी क्या लेक्चर्स पढ़ाए हैं, नोट्स पढ़ाए हैं, वो भी मैं आपको बताते रहता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को आज जो चर्चा करनी है 2 यूनिटों की हम चर्चा कर चुके हैं। पेपर 1 में 8 यूनिटें हैं। पहली यूनिट व्याकरण की थी, उसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं और बस हम बता चुके हैं व्याकरण के लिए क्या सोर्स चाहिए, कैसे तैयार करना है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आप कैसे तैयार करेंगे। ऐसे ही भाषा विज्ञान के बारे में सब कुछ चर्चा कर चुके हैं। अब तीसरा लेक्चर है जो यूनिट 3 और 4 के बारे में होगा। इसमें मूलतः साहित्य लगा है। साहित्य भी 2 प्रकार का होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साहित्य में 2 तरीके से मैं उसको वर्गीकृत करता हूँ। मैं ही क्या करता हूँ, सभी लोग करते हैं। एक तो होता है जो साहित्य में ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है, जैसे गद्य ग्रंथ, पद्य ग्रंथ, नाटक ग्रंथ, चंपू ग्रंथ, यानी कि जो विधाएं हैं काव्य की, उन विधाओं के अंतर्गत जो ग्रंथ लिखे गए हैं। और दूसरा होते हैं वो ग्रंथ का जो थ्योरेटिकल पार्ट, यानी क्या मूल सिद्धांत हैं, क्या उसके लक्षण हैं। जैसे कि हमें यदि गद्य लिखना है तो गद्य में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, नाटक की विशेषताएं क्या होती हैं, रस अलंकार, ये सब पर जो चर्चा होती है वो सब काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो हम एक को लक्ष्य ग्रंथ कहते हैं और एक को लक्षण ग्रंथ कहते हैं। जब साहित्य की भाषा में हम इनको देखते हैं तो काव्य शास्त्र में जो लक्षण ग्रंथ के रूप में है, मूल रूप से यदि हम 2-3 ग्रंथ आपको बताने का प्रयास करें तो काव्य प्रकाश को एक लक्षण ग्रंथ माना जाता है, जो कि मम्मट का है, 11वीं सदी का है। ऐसे 14वीं सदी का विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण है। ऐसे ही रस गंगाधर है। ऐसे ही आनंदवर्धन का धन्यालोक है। इन ग्रंथों को लक्षण ग्रंथ माना जाता है। दस रूपक हुआ, भरतनाट्य शास्त्र हुआ, ये सब ग्रंथ हैं। इन सभी ग्रंथों को के बारे में हम लोगों को यहाँ नहीं पढ़ना है, लेकिन ये साहित्य में पढ़ाए जाते हैं इसलिए। लेकिन यहाँ पर उन ग्रंथों का कुछ कुछ कंटेंट सबका उपयोगी है, खासकर काव्य प्रकाश को लेकर के तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मम्मट का है। अब यहाँ ध्यान रखना, इसलिए मैंने काव्य प्रकाश का भी यहाँ पर फोटो आपको लगा रखा है। काव्य प्रकाश का उपयोगिता है, क्योंकि जब आप कंटेंट देखेंगे और प्रश्नों को देखेंगे तो बिना काव्य प्रकाश को के सामान्य अध्ययन किए हुए वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे स्तर के पूछ रहा है, लक्षणा के भेद पूछ रहा है। अब लक्षणा के भेद सामान्य बुकों में आसानी से नहीं मिलेंगे। एक संस्कृत साहित्य का इतिहास की बुक है, ये 2 बुकें हमने यहाँ पर रखी हैं आपको सामान्य रूप से, और इसके अलावा भी बहुत बुकें इसमें उपयोगी हैं, लेकिन ये तो कम से कम आपको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं काव्य शास्त्र और काव्य विधाएं। इसमें लगा क्या हुआ है वो आप सिलेबस एक बार देख लीजिए। तीसरी और चौथी यूनिट को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके क्वेश्चंस कभी तीसरी के आते हैं, कभी चौथी के आते हैं, और यहाँ पर जो सिलेबस है वो विभाजन नहीं है। यूपीएससी ने तीसरी और चौथी यूनिट का एक साथ सिलेबस दे रखा है। दूसरी बात कि तीसरी चौथी यूनिट का मैंने कल आपको पिछले लेक्चर में बताया था। देखिए दूसरी यूनिट में भी अलंकार शास्त्र का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो वो भी ध्यान देने की बात है। अब इस यूनिट के सिलेबस को तो बहुत ज्यादा विशेष रूप से नहीं समझेंगे और सामान्य रूप से समझ के चलते हैं, क्योंकि YouTube पर ही जब मैंने बताया है तो इसका मैंने सिलेबस 1.5 से 2 घंटे में समझाया है। इस यूनिट का पढ़ाने से पहले मेरा 1 से 1.5-2 घंटे उस यूनिट के सिलेबस और क्वेश्चंस पर ही पहली क्लास में चर्चा होती है, यानी कि 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे एक क्लास मेरा हर यूनिट को पढ़ाने से पहले केवल क्वेश्चंस पर और उसके सिलेबस पर ही जाता है। उसके बाद फिर हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, और लास्ट की क्लास का 1 घंटा भी, 1.5 घंटा भी अपना क्वेश्चंस पर ही जाता है, क्योंकि यदि आप पीवाईक्यू को आधार बना के नहीं चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये मेरा बार बार हर लेक्चर में कहना है, पीवाईक्यू को आधार बना चलिए। इसमें लिखा है संस्कृत साहित्य का इतिहास, साहित्यिक आलोचना की प्रमुख प्रवृत्तियां, रामायण, महाभारत, और साहित्य की जो विधाएं हैं और उद्भव है उनका, और जो उनका विकास है। 3 बातें यहाँ पर हैं। विधाएं, उद्भव कब हुआ, उनका विकास कैसे हुआ। जैसे महाकाव्य का उद्भव कैसे हुआ, महाकाव्य की विशेषताएं क्या है, महाकाव्य का विकास कैसे हुआ, और प्रमुख महाकाव्य क्या है, इनको लेकर के क्वेश्चन आता है। अब जैसे जो भारवेह अर्थगौरवम है, महाकाव्य को लेकर के ही क्वेश्चन बना है। भारवेह अर्थगौरवम, भारवी के महाकाव्य कार्तार्जुनियम को लेकर के बना है, जिसमें 18 सर्ग हैं। 5 महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं से क्वेश्चन यहाँ पर हर बार देखने को मिलते हैं, जो सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ते भी हैं। पहला महाकाव्य है कालिदास के 2 महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव महाकाव्य। वो भारवी का महाकाव्य कार्तार्जुनियम महाकाव्य जो 18 से सर्गीय है, ठीक है।
कालिदास के यदि आप देखें तो कालिदास का कुमार संभव 17 सर्गीय है, वहीं पर यदि आप उनका वो रघुवंश देखते हैं तो 19 सर्गीय है। ऐसे ही आप देखते हैं नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम सॉरी माघ का आप पहले देख लीजिए शिशुपाल वधम, उससे भी आपको यहाँ बार बार क्वेश्चंस देखेंगे। शिशुपाल वधम 20 सर्गीय है और नैषधीय चरितम 22 सर्गीय महाकाव्य है जो कि श्रीहर्ष का है। तो 5 काव्य मैंने बताए, रघुवंश, कुमार संभव, करार्तार्जुनीय, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। ये जो 5 महाकाव्य हैं, इन्हीं से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे और इनकी सामान्य विशेषताओं को लेकर के क्वेश्चन यहाँ दिखेंगे। इन 5 महाकाव्यों का अध्ययन आपके सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट में किया जाता है, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, इसलिए वहां के नोट्स भी मैंने तीसरी और चौथी यूनिट में अपलोड कर रखे हैं, यानी कि नोट्स यहाँ अपलोड कर रखे हैं और नोट्स वहां भी अपलोड कर रखे हैं, और वहां पर लेक्चर्स आदि भी पढ़ा रखे हैं, वो लेक्चर्स यहाँ अपलोड नहीं कर रखे हैं, क्योंकि वहां पर लोग वही लेक्चर पे सेम लेक्चर यहाँ दोबारा थोड़ी पढ़ोगे, फिर आप कहोगे एक ही लेक्चर डबल डबल कर दिए, गणना में ज्यादा आ जाएंगे तो आपको डर जाओगे भाई 200 लेक्चर पढ़ा दिए हैं, इसलिए तो एक ही जगह लेक्चर है, नोट्स दोनों जगह मैंने कर दिए हैं, क्योंकि दोनों जगह आप कोई भी यूनिट ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें भी उपयोगी है। तो आपको समझ में आया है कि महाकाव्य के लिए नाटक आपको जब पढ़ना है तो नाटक आप जानते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। नाटक में यहाँ आपका अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, स्वप्नवासव दत्तम नाटक है, उत्पल रामचरितम नाटक है, ये महत्वपूर्ण नाटकों से क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। कथा साहित्य हो गया है ना, कादम्बरी एक कथा ग्रंथ है, कादम्बरी से क्वेश्चंस बनेंगे यानी वाण भट्ट को लेकर के, आख्यायिका, चंपू काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, ये सब भी आपको लगे हुए हैं। खंड काव्य जैसे आपका मेघदूत आदि है, तो इस तरीके से चंपू काव्य, गद्य पद्मनाभ काव्य, नल चंपू आदि है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इन सभी के बारे में आपको समझना है कि चंपू का विकास कैसे हुआ, उद्भव क्या हुआ, इसका मूल ग्रंथ क्या है और मतलब उदाहरण ग्रंथ क्या है, जिनको आपको उन ग्रंथों का भी सामान्य परिचय पढ़ना है। जैसे नल चंपू का सामान्य अध्ययन करना पड़ेगा, मेघदूत का सामान्य अध्ययन करना पड़ेगा, इस तरीके से। तो ये 5 से 6 विधाएं यहाँ पर लिखी हुई है, 7 विधाएं महाकाव्य, रूपक, कथा, आख्यायिका, चंपू, खंड और मुक्तक, इनके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना होता है। साथ में रामायण और महाभारत का आपको लगा हुआ है, तो रामायण महाभारत को पढ़ना होता है, ये सिलेबस में लगे हुए हैं। थोड़ा सा विशेष रूप से पढ़ना पड़ता है कि रामायण की सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, वहां की राजनीतिक स्थिति क्या है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है कि रामायण से सामाजिक पक्षम वर्णयत, 10 नंबर का क्वेश्चन आया है, 2025 का क्वेश्चन है, तो एकदम लेटेस्ट है कि रामायण की सामाजिक स्थिति बताइए। महाकाव्य से कैसा क्वेश्चन बनेगा वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। देखो महाकाव्य से करारतार्जुनीय का जो महाकाव्य है भारवी का, उसमें अर्थ गौरव है। अर्थ गौरव क्या है ये सब मैंने बताया है आपको कंप्लीट सिलेबस में, इतना मैं डिटेल्स में यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ। तो अर्थ गौरव को लेकर के क्वेश्चन पूछा है, तो भारवे अर्थ गौरव, अर्थ गौरव उसे कहते हैं जो कम शब्दों में बहुत गूढ़ अर्थ व्यक्त कर दे, ऐसा कुछ है ना। तो सशस्त्र बोधारे विशेष सालनीम विनिश्चितार्थम इति वाचमादति, जो वनेचर भाषा बोलता है वही वस्तुतः अर्थगौरव है। ठीक है, आगे पूछा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये वस्तुतः इस साहित्यिक आलोचना की प्रवृत्तियों से पूछा है। आपको वहां पर संप्रदाय लगे हैं, 6 संप्रदायों का अध्ययन करना है। ऊपर आपने अलंकार संप्रदाय का क्वेश्चन देखा, यहाँ रस संप्रदाय का क्वेश्चन देख रहे हो। रस वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि काव्य की आत्मा को लेकर के जब विवेचन आता है तो ये है। ये यूट्यूब पर मैंने डायरेक्ट पढ़ा रखा है, आंसर डायरेक्ट वाक्यम रसात्मकम काव्यम, आप उसको देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है। संस्कृत के खंड काव्य का विकास बताइए। अब देखो डायरेक्ट पूछ रहा है खंड काव्य, यहाँ पर आपका देखो ये लगा हुआ है, तो खंड काव्य का विकास बताइए। डायरेक्ट ऐसा आप अब यही क्वेश्चन बता दें, कथा साहित्य का विकास बताइए, आख्यायिका का विकास बताइए, मुक्तक का विकास बताइए, महाकाव्य का विकास बताइए, रूपक का विकास बताइए, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो आगे पूछ रहा है नाट्य साहित्य से उद्भव विकास बताइए। अब देखिए कितना सीधे सीधे क्वेश्चन है कि नाट्य साहित्य का, जो नाट्य साहित्य है आपका, उसका विकास और उद्भव बताइए। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभी एक कॉल आ गया था इसलिए बीच में थोड़ा सा रोकना पड़ा, इसलिए फिर से हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि क्या क्या लगा हुआ है, रामायण का, महाभारत का। यहाँ पर ये हमने विधाओं को देखा कि 7 विधाओं के बारे में, उनके उद्भव और विकास को देखना। हम क्वेश्चंस देख रहे थे कि नाट्य साहित्य उद्भवम विकासम च वर्णयत, कि उसका उद्भव को और विकास को बताइए किसके, नाट्य शास्त्र की। तो देखो रूपक के अंतर्गत है, ठीक है। आपने 10 रूपक का नाम सुना होगा, 18 उपरूपक का नाम सुना होगा, तो 10 रूपकों में प्रमुख जो है वो नाटक ही है। ठीक है, तो नाटक साहित्य का उद्भव और विकास क्या है वो पूछा है। इतिहास के उपादान के रूप में महाभारत का वैशिष्ट बताइए, कि यानी कि इतिहास में महाभारत का क्या योगदान है। इतिहास वैशिष्ट उपादान रूपे, कि इतिहास के उपादान के रूप में
महाभारत का विशेष क्या है, यानी कि इतिहास को महाभारत ने क्या दिया है। तो इतिहास को महाभारत में बहुत सारी जानकारी दी है। 300 साल में जो महाभारत लिखा गया, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व तक ऐसा माना जाता है। 1 लाख श्लोक है ना, जय रूप में भारत महाभारत, 8800 श्लोक, 24,000 श्लोक और 1 लाख श्लोक। तो ये जो श्लोक लिखे गए, इनमें तात्कालिक सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सैन्य स्थिति, सभी प्रकार की स्थितियों को समाहित किया गया है। और यही वह स्थितियां हमें उस इतिहास की जानकारी देती हैं। वहां कैसे सैन्य विज्ञान था, कैसे प्रशासन था, क्या महिलाओं की स्थिति थी, क्या समाज की स्थिति थी, क्या वैवाहिक स्थिति थी, क्या अपहरण की स्थिति थी, क्या खाने पीने की स्थिति थी, इन सब की चर्चा वहां पर की गई है। क्या आर्थिक साधन थे, क्या कृषि की स्थिति थी, क्या कृषि के टैक्स की स्थिति थी, क्या उद्योग की स्थिति थी, उद्योग में कौन कौन से उद्योग चलते थे, उन उद्योगों की संरक्षा के लिए क्या होता था, आदि आदि इस तरीके से चर्चाएं वहां पर मिलती हैं। तो वही महाभारत के बारे में पूछा गया है, इसका भी अध्ययन करना है। अब पूछा काव्य हेतु के विषय में निबंध लिखिए। काव्य हेतु का आप देख लीजिए, मैंने पढ़ा दिया है। तो काव्य हेतु अब डायरेक्ट आप देखोगे इस वर्ष के 2 क्वेश्चन डायरेक्ट, जो मैं 6 लेक्चर पढ़ा चुका हूं उससे ही डायरेक्ट 2 लेक्चर क्वेश्चन देख चुके हैं। साहित्य के केवल 30 टॉपिक्स हैं टोटल, ये सब मिलाकर के 30 टॉपिक्स हैं आपके गिन करके। 30 टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं तो आपकी तीसरी चौथी यूनिट दोनों कवर हो जाती है और यहाँ के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हम अभी कवर करवा ही रहे हैं, अपने स्टूडेंट को पढ़ा ही रहे हैं। तो ये मैंने क्वेश्चंस बताया है, क्वेश्चंस बहुत सरल आ रहे हैं, सीधे आ रहे हैं, बस सिलेबस एक बार पढ़ने की जरूरत है, ध्यान रखिएगा। काव्य हेतु के विषय में निबंध लिखिए, ये क्वेश्चंस इन दोनों यूनिटों को लेकर के माना जाएगा। ठीक है, नाट्य साहित्य का उद्भव आपको समझ में आ ही रहा है कि ये क्वेश्चन इससे है ना। खंड काव्य का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट समझ में आ ही रहा है। वाक्यम रसात्मकम वाला क्वेश्चन इसी से है। ठीक है, भारवेह अर्थगौरवम वाला क्वेश्चन ये महाकाव्य से है, और रामायण की उपयुक्तता वाला रामायण से है, महाभारत वाला क्वेश्चन महाभारत से है। तो आपको देख रहे हैं सभी से क्वेश्चंस आया, पहले दूसरे से, रामायण से, महाभारत से, साहित्यिक विधाओं में से 2 विधाओं के क्वेश्चंस पूछ लिए गए। इस तरीके से जो ये तीसरे और चौथे क्वेश्चंस में आते हैं, 100 नंबर के क्वेश्चन साहित्य से आते हैं, यानी कि काव्य शास्त्र एवं काव्य विधाओं से। इसमें 30 से 35 टॉपिक्स है जो आपको अध्ययन करने होते हैं, वही मैं अध्ययन अभी करा रहा हूं। अब लेक्चर्स भी मेरे देखेंगे तो इसी तरीके से हैं। सबसे पहले मैंने बताया काव्य प्रयोजन, नोट्स बनाया काव्य के लक्षण को लेकर के, काव्य के लक्षण में काव्य के लक्षण की मम्मट की आलोचना, काव्य विश्वनाथ का यहीं पर पढ़ाया है, वाक्यम रसात्मकम काव्य। फिर काव्य के हेतु के बारे में, अब देखो ये काव्य हेतु के बारे में लेक्चर पढ़ाया, देख रहे हो। और यहाँ क्या क्वेश्चन है, काव्य हेतु विषय निबंधम रचेत। काव्य हेतु के विषय में निबंध, काव्य हेतु के विषय में ये है, काव्य हेतु के विषय में ये है। क्योंकि काव्य के हेतु सबने अलग अलग बताए हैं, तो क्रम से मैंने पूरा कैसे विकास क्रम रहा है काव्य हेतुओं को वो सब बताया है। इस तरीके से मैं अभी ये यूनिट कंप्लीट पढ़ा ही रहा हूँ, तो उस प्रक्रम में यूनिट चल रही है। इसके लिए आप मुख्य, मैंने तो बहुत सारी बुक पढ़ी हुई हैं, तो अभी मैंने कुछ लेक्चर्स देखिए ये दे रखे हैं। ठीक है, जो भारवीय अर्थगौरवम वाला क्वेश्चन था वो यहीं पर पीडीएफ में मिल जाएगा आपको डायरेक्ट आंसर। इसके लिए जो काव्य प्रकाश बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि जो ये सभी लेक्चर अभी मैंने बनाए हैं, इन सभी लेक्चर का मूल आधार ग्रंथ काव्य प्रकाश ही है। उस काव्य प्रकाश के कंटेंट को लेकर के मैंने इसके अकॉर्डिंग बनाया है, साथ में केवल काव्य प्रकाश का मैंने कंटेंट नहीं लिया है। अन्य भी ग्रंथ पढ़े हैं जहां अन्य अन्य कवियों के, जैसे कि विश्वनाथ की बात है, अब इसमें विश्वनाथ का लक्षण नहीं मिलेगा आपको, ऐसे ही अन्य लक्षणों को जो इसमें नहीं है, वामन का क्या है आदि आदि, वो मैंने दूसरे स्रोतों से लिए हैं और फिर नोट्स में बनाया हुआ है आपके लिए। यहाँ काव्य प्रकाश और संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक में आपको क्या पड़ेगा, इसकी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। रामायण के बारे में सामान्य जानकारी मिल जाएगी, महाभारत के बारे में सामान्य मिल जाएगी, इन सब के बारे में भी मिल जाएगी, इनके बारे में भी मिल जाएगी जानकारी। लेकिन ध्यान रखिए कि जो आपकी यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो स्तर है आपके क्वेश्चंस का, वो कंप्लीट स्तर ये प्राप्त नहीं कर पाएगा। जैसे काव्य हेतु के विषय में लिखा तो होगा, लेकिन बहुत संक्षिप्त लिखा होगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम लिखा तो होगा इस संस्कृत साहित्य के इतिहास में, लेकिन बहुत संक्षिप्त में लिखा होगा। तो आप देख लीजिए इसको, और ये बुक मंगा सकते हैं, सामान्य ज्ञान के लिए है। लेकिन आपको कंप्लीट यूपीएससी का यदि कंटेंट तैयार करना होगा तो उसको और भी आपको पढ़ना होगा। आप कहेंगे एक ही बात सर आप हर जगह कह रहे हैं, देखो सच्चाई है तो कहना तो पड़ेगी। फिर आप कहेंगे कि सर ऐसी बुक बताइए जिससे हमारा सब कुछ कवर हो जाए, तो ऐसी बुकें आपको 5 से 7 बुकें, 8 बुकें एक टॉपिक के लिए बनाएंगे। इससे अच्छा होता है कि उस टॉपिक्स को आप लेकर के जाइए, किसी लाइब्रेरी में बैठिए और लाइब्रेरी से वो सब नोट्स बना करके आ जाइए, ये भी एक उपाय है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत समय लगेगा, आदि लगेगा। इसलिए एक मेरा ये भी कहना रहता है कि आप डायरेक्ट परेशान ज्यादा ना हो, यदि पैसे हो आपके पास, ठीक ठाक स्थिति हो, तो बैच ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ लीजिए। तो ये आपको है, लेकिन फिर भी आपको स्रोत बताना मेरा कार्य है। आप लोग चूंकि कह रहे हैं इसलिए मैंने आपको स्रोत बता रहा हूँ।
अब इससे ज्यादा स्रोत बताऊंगा तो 30-40 हजार की बुकें पहुंच जाएंगी, इसलिए इतना बताऊंगा नहीं। अब जैसे आप ही देखो, मैं अभी कल से आज तक लेकर के 2 बुक 4 बुक और 3 बुक, 4 और 3 7 बुक 8 बुक 9-10 बुक बता चुका हूँ। अब बताइए 8 से 9 बुक बता चुका हूँ मैं अभी तक, आपको केवल तीसरी यूनिट चौथी यूनिट की बात चल रही है। अभी कल के मैं फिर 2 किताबें बताने वाला हूँ, तो वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको साहित्य तैयार करना है। आपका कोई क्वेश्चन यदि साहित्य के बारे में हो तो वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य भेद, काव्य में से फिर शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, लक्षणा के भेद, व्यंजना के भेद। इसके बाद 6 संप्रदाय है, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। इसके अलावा और आगे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे नाटक ग्रंथों से, खंड काव्य से, चंपू काव्य से, इन सभी काव्यों से जो आपको मैंने दिखाए हैं, इन सबसे क्वेश्चंस बनेंगे, इनके उद्भव और विकास को लेकर के। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपके सामने है। मैंने क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं सामने। 2025 का पेपर दिखा दिया है, तो ये सब हो गया है। सोर्स मैंने बता दिया है, वो हो गया है। यदि आपको एक साथ कंप्लीट लेक्चर्स भी चाहिए और हूबहू नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्या आपको इस में और आवश्यकता है, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, कुछ और बात करना चाहते हैं, तो आप कमेंट लिख दीजिएगा, मैं उसका आपका आंसर जरूर दूंगा, अगले लेक्चर्स में दूंगा या फिर कमेंट में ही आंसर दे दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके मित्रों, धन्यवाद।